गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के हमारे जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि KVS, NVS, TGT, PGT, DSSSB और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हम प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने 800 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 9 नंबर क्लास है और आज भी जो है हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट किया था और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख काल, हिंदी भाषा एवं काल विभाजन और नामकरण के क्लास भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। कुट्टी चाटन के उपन्यास के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुट्टी चाटन के उपन्यास के उपनाम से जो है किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता के लेखक माने गए हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। याद रखिएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह माने गए हैं आचरण के सभ्यता के लेखक। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचरण की सभ्यता जो है ये किस साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का निबंध माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना। तो सुलोचना जो है ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर B, भारतेंदु हरिश्चंद्र की निबंध संकलन मानी गई है सुलोचना। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौआ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, मंजुल भगत। याद रखिएगा, मंजुल भगत ने लिखा है सफ़ेद कौआ। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सफ़ेद कौआ जो है इसका साहित्यिक रूप क्या है या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी के अंतर्गत। याद रखिएगा, सफ़ेद कौआ जो है ये कहानी मानी गई है। ये प्रश्न आया था आपके DSSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रकार के परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो वो है लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास। ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोचीराम तथा पटकथा जो है ये किस लेखक ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, धूमिल। याद रखिएगा, धूमिल ने लिखा है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि धूमिल कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है सुदामा पांडेय। याद रखिएगा, सुदामा पांडेय जो है इनका वास्तविक नाम माना गया है, सुदामा पांडेय धूमिल। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटीलास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, गोपाल राम गहमरी। याद रखिएगा,
गोपाल राम गहमरी ने लिखा है इसको। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो सरकटीलास है ये किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है। और गोपाल राम गहमरी जो थे ये प्रेमचंद, याद रखिएगा, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते थे, जो जासूसी उपन्यास लिखते थे। याद रखिएगा, जासूसी उपन्यास लिखा करते थे गोपाल राम गहमरी। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद युगीन दौर आने से पहले जो प्रेमचंद पूर्व समय काल था उसमें ज़्यादातर जो है जासूसी, तिलिस्मी, अय्यारी रचनाएं लिखी जाती थी, उपन्यास लिखे जाते थे। परंतु जब मुंशी प्रेमचंद जी का दौर आया फिर जो है यथार्थवादी, याद रखिएगा, यथार्थवादी रचनाएं लिखी गई। और गोपाल राम गहमरी की और भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कि जासूस की जासूसी, याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जासूस की जासूसी, जासूस का भूल और गुप्त भेद, याद रखिएगा, गुप्त भेद। तो ये जो है प्रमुख गोपाल राम गहमरी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। लालटेन की छत के लेखक कौन है? लालटेन की छत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। तो लालटेन की छत जो है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर C, निर्मल वर्मा। याद रखिएगा, निर्मल वर्मा ने लिखा है। ये प्रश्न आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है, KVS में पूछा गया है। तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, परिंदे। याद रखिएगा, परिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। संदर्भ के लेखक कौन है? संदर्भ, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर विनय। याद रखिएगा, डॉक्टर विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB PGT में। समाधि लेख के लेखक कौन है? समाधि लेख, तो समाधि लेख के लेखक माने गए हैं ऑप्शन नंबर B, श्रीकांत वर्मा। याद रखिएगा, श्रीकांत वर्मा ने लिखा है समाधि लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका, तो इसके संपादक माने गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने गए हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। और खड़ी बोली भाषा का जो असल विकास है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में हुआ था। और इनका संपादन काल माना गया है 1903 से 1920 तक। याद रखिएगा, 1903 से 1920 तक जो है इनका समय माना गया है सरस्वती पत्रिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में। शेखर जोशी की रचना कौन सी मानी गई है? शेखर जोशी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, कोसी का घटवाट। याद रखिएगा, कोसी का घटवाट जो है ये लिखा है शेखर जोशी ने। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, प्रेमघन। याद रखिएगा, प्रेमघन जो है इसके लेखक माने गए हैं प्रयाग रामागमन। और प्रेमघन का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है बद्री नारायण। याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रेमघन का वास्तविक नाम क्या है या फिर बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? तो वो है प्रेमघन। तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में।
विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है विश्वामित्र। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र जो है ये किस साहित्यिक रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक के अंतर्गत। ठीक है, ये जो है एक नाटक माना गया है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। शिवा साधना नाटक किसका माना गया है? शिवा साधना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण। ठीक है, हरिकृष्ण का नाटक माना गया है शिवा साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, PGT, TGT, नेट। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जो हैं ये जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। गोदान उपन्यास का विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोदान उपन्यास जो है इसका विषय क्या माना गया है, या किस प्रकार का उपन्यास माना गया है ये गोदान? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास मानी गई है गोदान। ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। रूपाब के संपादक कौन है? रूपाब पत्रिका के संपादक कौन माने गए हैं? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो रूपाब के संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है रूपाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। आधा गांव उपन्यास किसका माना गया है? आधा गांव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा की प्रसिद्ध उपन्यास मानी गई है आधा गांव। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधा गांव जो है ये किस साहित्यिक रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, उपन्यास के अंतर्गत आती है आधा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा मानी गई है? माटी की मूर्तें। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखाचित्र। ठीक है, माटी की मूर्तें जो हैं ये रेखाचित्र और निबंध का एक साथ जोड़कर इसको लिखा गया है, परंतु परीक्षा में जो है ज़्यादातर रेखाचित्र पूछा जाता है। तो माटी की मूर्तें जो हैं ये रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल, ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है। तो रेल का विकट खेल जो है इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक माने गए हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेल का विकट खेल जो है ये किस साहित्यिक रूप या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक। ठीक है, नाटक के अंतर्गत आती है रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध रचना मानी गई है लाल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। याद रखिए, हरिशंकर परसाई की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास चंदन घिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांगे राघव। याद रखिएगा, रांगे राघव जो है इसके लेखक माने गए हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिपोर्टाज जो है तूफानों के बीच जो है
ये किस साहित्यिक रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रिपोर्टाज, याद रखिएगा, रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है, तूफानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृतायन। याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि घुमक्कड़ शास्त्र जो है ये किस साहित्यिक रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है यात्रावृत्त। याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का यात्रावृत्त रचना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। आवारा मसीहा किसकी जीवनी मानी गई है? आवारा मसीहा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र। याद रखिएगा, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा मानी गई है? मेरा जीवन प्रभा, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोगी हरि। याद रखिएगा, वियोगी हरि की प्रसिद्ध रचना मानी गई है मेरा जीवन प्रभा। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरा जीवन प्रभा जो है इसका साहित्यिक रूप या ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा। याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का आत्मकथा माना गया है। ये प्रश्न आया था आपकी केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा माना गया है? मात्रिक विषम संयुक्त छंद जो है वो कौन सा माना गया है? तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद जो है इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छप्पर। याद रखिएगा, छप्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पे जो है स बार बार स का प्रयोग है, तो अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दंडी। याद रखिएगा, दंडी भामा। भामा जो है ये अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। और भामा का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है काव्यालंकार। याद रखिएगा, काव्यालंकार इन्होंने लिखा था, जो अलंकार सिद्धांत पर आधारित है, काव्यालंकार। तो इसके जो प्रवर्तक हैं अलंकार सिद्धांत के वो हैं भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। विप्लंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती है? तो विप्रलंब श्रृंगार जो है इसमें वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10। याद रखिएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था या किस विद्वान ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन। याद रखिएगा, आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि शब्द का प्रयोग किया था काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में। और आनंदवर्धन ने जो है ध्वनि संप्रदाय, याद रखिएगा, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्होंने लिखा था ध्वन्यालोक। याद रखिएगा, इन्होंने ध्वन्यालोक नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी ध्वनि संप्रदाय पर आधारित। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो बांगरू जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बांगरू उपभाषा। इसके अलावा जो है बांगरू के अलावा
खड़ी बोली, ठीक याद रखिएगा, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी। तो ये जो है प्रमुख पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली उपभाषा है। इसके अलावा जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक याद रखिएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसके अलावा बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? तो यहाँ आती हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक याद रखिएगा, ये जो है प्रमुख बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो पहाड़ी हिंदी है इसमें दो उपभाषाएं आते हैं, वो है गढ़वाली, ठीक याद रखिएगा, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, तो उसको भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इनमें से जो है कौन सी वर्तनी जो है अशुद्ध माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। ये जो है ये गलत है। सही उच्चारण कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कवियत्री, याद रखिएगा, ये सही उच्चारण है, ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, पौरुष का विलोम शब्द यहाँ क्या है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोमल, याद रखिएगा, पौरुष का जो विलोम है वो है कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थावर, याद रखिएगा, स्थावर जो है ये इसका विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कब लिखा गया था या किस भाषा में लिखा गया था? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा, ठीक याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था और इसके लेखक का नाम है गार्सा द तासी, ठीक याद रखिएगा, गार्सा द तासी जो है इनका नाम है, जिन्होंने लिखा था सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1936, यानी कि 1936 को जो है मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1880, ठीक याद रखिएगा, 1880 में इनका जन्म हुआ था, लमही, ठीक याद रखिएगा, लमही नामक एक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो वाराणसी में हुई थी, ठीक याद रखिएगा, वाराणसी में हुई थी इनकी मृत्यु। तो ये भी जो है प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NBS PGT टीचर हिंदी पेपर में, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध कवि जो भाषा का प्रयोग करते थे उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संध्या भाषा, ठीक याद रखिएगा, संध्या या संधा, ये भी कई बार पूछा जाता है। संध्या या संधा भाषा जो है वो कहा जाता है सिद्धों की भाषाओं को। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वन्य विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है किस रासो काव्य का जो विषय है वो वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशलदेव रासो, ठीक याद रखिएगा, विशलदेव रासो जिसके लेखक हैं नरपति नालह। तो इसका जो विषय वस्तु है वो वीर रस ना होकर श्रृंगार रस पर आधारित है। और विशलदेव रासो जो है इसमें पहली बार सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जा सकता है
कि किस रचना में जो है, आदिकाल की किस रचना में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज विसलदेव रासो। ठीक याद रखिएगा, विसलदेव रासो में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। ठीक याद रखिएगा, परमाल रासो जो है ये आल्हा खंड का दूसरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, अधिकांश साहित्य इतिहासकार जो हैं उनके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो अधिकांश जो साहित्य इतिहासकार हैं उनके हिसाब से हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरहपाठ। याद रखिएगा, सरहपाठ जो हैं ये अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के हिसाब से हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। क्या रखिएगा, अमीर खुसरो, जिनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है अबुल हसन। इन्होंने पहलियों और मुकरियों लिखने की शुरुआत की थी, और सितार, याद रखिएगा, सितार का आविष्कार जो है ये भी अमीर खुसरो ने किया था। तो कई प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को जो है सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृतायन। ठीक याद रखिए, राहुल सांस्कृतायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। इसके अलावा जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था। ठीक याद रखिए, वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा था। ठीक है, ये भी जानना आवश्यक है, संधि एवं चारण काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा था। ठीक याद रखिएगा, बीज वपन काल कहा था आदिकाल को। तो इस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उन्होंने आदिकाल के विभिन्न प्रकार के नामकरण किए हैं। आदिकाल और रीतिकाल, इन दोनों के विभिन्न प्रकार के नामकरण हुए हैं। जैसे कि रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल कहा जाता है, इसको कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल नामकरण किया था मिश्र बंधुओं ने, और कला काल भी नामकरण हुआ था रीतिकाल का। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? परमाल रासो काव्य कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। याद रखिएगा, जगनिक इसके लेखक माने गए हैं परमाल रासो के। ये प्रश्न आपका पूछा गया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा माना जाता है? तो इनमें से वो कौन सा संत कवि है जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। याद रखिएगा, सुंदरदास जो थे ये सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, और ये निर्गुण, याद रखिएगा, निर्गुण कवि माने जाते थे, निर्गुण संत कवि माने जाते थे सुंदरदास। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरदास जो है ये किस प्रकार के कवि हैं? तो ये है निर्गुण संत कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। ठीक रखिएगा, नाभादास ने लिखा है भक्तमाल। ये प्रश्न आपका पूछा गया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? यानी कि पद्मावत को जो है जो अनुच्छेद मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, या उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खंड। ठीक रखिएगा, खंड कहा जाता है पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT हिंदी पेपर में,
कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। याद रखिएगा, तुलसीदास ने लिखा है कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो इनमें से जो है कौन से कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। याद रखिएगा, सुंदरदास जो थे ये अष्टछाप कवि नहीं माने जाते हैं। बाकी कुंभनदास, नंददास और परमानंद दास, ये तीन जो हैं प्रमुख अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565। याद रखिएगा, 1565 को हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है विट्ठलनाथ। याद रखिएगा, विट्ठलनाथ इसके प्रवर्तक माने गए हैं। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना लिखी है? तो इनमें से जो है कौन से कवि ने जो है सिर्फ अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जायसी। याद रखिएगा, जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। कबीरदास की भाषा का नाम है पंचमेल खिचड़ी। याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि कबीरदास की भाषा क्या है? तो वो है पंचमेल खिचड़ी, या फिर जो है इसको सद्धू कड़ी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कबीरदास की भाषा को जो है सद्धू कड़ी भी कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा जो है सूरदास, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। और तुलसीदास ने जो है ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कबीरदास की भाषा क्या है? तो पंचमेल खिचड़ी और सद्धू कड़ी। सूरदास की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। तुलसीदास ने किन भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं? तो ब्रज और अवधी। और जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन माने गए हैं? तो ये लिखा है मीराबाई ने। याद रखिएगा, मीराबाई ने लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, आपने अवश्य सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका नेट में पूछा गया है, टेट में। इसके अलावा DSSB, TGT, PGT कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। याद रखिएगा, केशव दास जो है ये कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि केशव दास जो थे इनमें कवि हृदय नहीं था। ठीक याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कई सारे आलोचक ने, इतिहासकारों ने कहा है कि केशव दास में कवि हृदय नहीं था। ये आचार्य कवि माने जाते थे। ठीक याद रखिएगा, ये जो है आचार्य माने जाते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है। उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो इन्होंने कहा है कि कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो है ये किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं रीतिकाल में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। याद रखिएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था NBS PGT टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थित है, हिंदी के अध्यापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। याद रखिएगा, सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवशंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिवशंभू के चिट्ठे जो है ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह माना गया है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवशंभू के चिट्ठे जो है ये किस प्रकार का रचना माना गया है? तो ये जो है निबंध संग्रह माना गया है। ठीक है, रखिएगा निबंध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं माना जाता है? तो इनमें से जो है कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा सोहनलाल द्विवेदी जो हैं ये द्विवेदी युग के नहीं हैं। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश मिश्र और मैथिली शरण गुप्त, ये तीन जो हैं प्रमुख द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत लिखा था, तो साकेत जो है उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर लिखा था। याद रखिएगा, साकेत रचना जो है उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन पर उन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उसके लेखक का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, हरिओद ने लिखा है प्रिय प्रवास। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है आपके KVS, NVS, TGT, PGT विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम माना जाता है? एक भारतीय आत्मा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम माना गया है एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो द्विवेदी युग का नामकरण जो है ये किस रचनाकार के नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र ने जो है भारतेंदु एवं द्विवेदी काल के अलग नामकरण किए हैं। जैसे भारतेंदु युग को जो है इन्होंने कहा है पुनः जागरण काल। ठीक है, रखिएगा इन्होंने पुनः जागरण काल कहा है भारतेंदु युग को। और द्विवेदी युग को जो है इन्होंने कहा है जागरण सुधार काल। ठीक है, रखिएगा जागरण सुधार काल कहा है। तो भारतेंदु युग को कहा है पुनः जागरण काल और द्विवेदी युग को कहा है जागरण सुधार काल। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ से जो है कई प्रकार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो अब तक जो है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है इनकी अब तक जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि ने जो है या किस लेखक ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो किस लेखक ने जो है अपने आप को या स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा राष्ट्र कवि माने गए हैं मैथिली शरण गुप्त और स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? तो दिनकर जी की कौन सी काव्य कृति जो है भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा
कुरुक्षेत्र जो है इसमें भीष्म पितामह और धर्मराज के रूप में रचित इसको लिखा गया है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि माने गए हैं? नागार्जुन, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। याद रखिएगा, प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस काव्य कृति पर जो है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितनी नाव में कितनी बार। याद रखिएगा, कितनी नाव में कितनी बार जो है इसके लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से माना जाता है? तो तार सप्तक जो है इसका संबंध किस काव्यधारा से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। याद रखिएगा, इसका संबंध जो है तार सप्तक का ये प्रयोगवाद से माना जाता है। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। याद रखिएगा, 1943। और दूसरा सप्तक का समय क्या है? तो 1951। याद रखिएगा, 1951। तीसरा सप्तक का समय क्या है? 1959। और चौथा सप्तक का समय क्या है? तो 1979। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। याद रखिएगा, अरुण कमल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने गए हैं? तो निम्नलिखित में से जो है किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साये में धूप। याद रखिएगा, साये में धूप जो है ये लिखा है दुष्यंत कुमार ने। बाकी आपका अपनी केवल धार ये लिखा है अरुण कमल ने, हम पहले पढ़ चुके हैं, अरुण कमल। खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है खूंटियों पर टंगे लोग। और युगधारा के लेखक कौन है? तो युगधारा के लेखक माने गए हैं नागार्जुन। याद रखिए, नागार्जुन इसके लेखक माने गए हैं युगधारा के। ये भी कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र मिश्र। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो है नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि माने गए हैं वीरेंद्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर में। संशय की एक रात के लेखक कौन है? संशय की एक रात, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता। याद रखिएगा, नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVS PGT टीचर हिंदी पेपर। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि क्या थी? यानी कहाँ पर जो है उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। याद रखिएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार के नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, ये दो नाम आप नोट कर लीजिए, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप ये दोनों नाम जो है ये नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था कब? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण कब किया था? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये किया था इन्होंने 1903, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1903 से 1920, ठीक है, रखिएगा 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका में संपादन का कार्य किया था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में।
हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? हंस, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है एवं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य के विकास के लिए। तो हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक रखिए, मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था एनबीएस पीजीटी में। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? त्यागपत्र, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है त्यागपत्र। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्यागपत्र जो है ये किस साहित्य विधा या किस साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। याद रखिए, उपन्यास के अंतर्गत आती है त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो बार बार जो है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास, नाटक और कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनसे जुड़े प्रश्न जो है बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि धनिया और झुनिया जो है ये प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि गोबर जो है ये किस उपन्यास का पात्र है, तो गोदान। तो उसी प्रकार जो है धनिया और झुनिया जो है ये गोदान, ठीक है रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोदान के प्रमुख पात्र माने गए हैं। तो धनिया जो है ये गोबर की माँ है, ठीक है रखिएगा, गोबर की माँ है धनिया, और होरी की पत्नी, होरी की पत्नी है। एवं झुनिया जो है ये गोबर की पत्नी मानी गई है। तो आपकी धनिया और झुनिया जो है ये दो प्रमुख नारी पात्र, ये गोदान उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र माने जाते हैं। तो आपकी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चारू चंद्रलेख। ठीक है, चारू चंद्रलेख जो है ये जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है चारू चंद्रलेख। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। और कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली ये जो है प्रमुख जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अनाम दास का पोथा। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनाम दास का पोथा जो है ये इसका साहित्यिक रूप क्या है या किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का प्रसिद्ध उपन्यास माना गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए हैं, तो आज हमने वो सॉल्व किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद जो है हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र का भी क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।